Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about our prelims, the very first stage of our exam. Recently UPSC has conducted prelims exam and we have seen that so many candidates were not able to qualify UPSC prelims as per the answer key released by so many institutes. I meet so many candidates every day and I observe that the candidate those who were very hard working, जो बहुत मेहनती थे, जो बहुत काबिल थे, उन्हें भी ये दिक्कत आ रही है कि भाई वो प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाए या फिर बहुत कम स्कोर आया उनको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं जानता हूँ कई सारे कैंडिडेट्स जिनसे मैं नहीं मिलता हूँ जो पूरे भारत भर में तैयारी करें, उनके लिए भी मेन से ज़्यादा प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, बहुत डिफिकल्ट हो गया। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यूपीएससी ने प्रीलिम्स के एग्जाम को बहुत ज़्यादा टफ बना दिया है या कहीं पर स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी को जो बदलना ज़रूरी था उसमें अभी तक जो चाहिए वो बदलाव आए नहीं है? इसी कारण कैंडिडेट्स प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। जैसे हमारी हेडिंग हमने लिखी है, व्हाई यूपीएससी प्रीलिम्स हैज बिकम सो टफ। व्हेन एनी कैंडिडेट स्टार्ट्स टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, वो एक जोश के साथ ये अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। उस वक्त वो अपने आप को अर्जुन समझता है और वो बिल्कुल गीता में दिए गए इस श्लोक की तरह अपनी मानसिकता बनाए हुए चलता है। कर्मण्यवाधिकरस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुमाते संगोत्स्व कर्मणि। क्या मतलब है इसका? कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर। बिल्कुल इसी एटीट्यूड से कई कैंडिडेट यूपीएससी की इस जद्दोजहद में उतर जाते हैं और वो हार्डवर्क करने लगते हैं और ये सोचते कि मैं हार्डवर्क करूंगा फल तो मिल ही जाएगा। फल की वो चिंता नहीं करता शुरुआती दौर में, लेकिन फिर बाद में ये पता चलता है कि और एक श्लोक ये भी है कि भूखे पेट भजन ना होए रामा। यानी कुछ साल चले जाते हैं, मेहनत की करते हैं बच्चे और लेकिन प्रीलिम्स में नहीं क्वालिफाई करते तो बहुत निराशा उनके हाथ में आती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इस सेंट्रल क्वेश्चन पर आज हम बात करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहला कारण जो इसका ये है कि कैंडिडेट ये देख नहीं पा रहे हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस के जो एग्जाम, ये पूरी एक एग्जाम है, अलग अलग सेक्शंस में हम लोग इसे देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट, ये भले ही दिखने के लिए 3 अलग स्टेज है, लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जाम ये अपने आप में एक यूनिट है, अपने आप में एक एग्जाम है। ये नजरिया ना डेवलप करने की वजह से, प्रीलिम्स को बिल्कुल एक अलग सेक्शन समझने की वजह से कैंडिडेट्स प्रीलिम्स को ठीक से टैकल नहीं कर पा रहे। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब ये नहीं समझ पा रहे अलग अलग सेक्शन है या फिर एक यूनिट नहीं समझ पा रहे, इससे क्या इंप्लीकेशन है, इसका क्या परिणाम होता है? इसका परिणाम यह है कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका वो दायरा नहीं समझ पाते। जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर जो सिलेबस के पॉइंट्स है वो बिल्कुल शॉर्ट में बताया गया है, 1 लाइनर पॉइंट है और उसके सिलेबस का जो दायरा है वो उसे हमें समझ में नहीं आता। ये दायरा एक्सप्लेन किया गया है यूपीएससी मेंस के सिलेबस में। ये यूपीएससी मेंस का सिलेबस ही कुछ कैंडिडेट्स बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और बुक ओरिएंटेड स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एम लक्ष्मीकांत की बुक ले ली, नितिन सिंघानिया की बुक ले ली और बुक खत्म कर, ये अपने आप में एक टास्क बन जाता है। बुक पढ़ते जाते हैं बच्चे, लेकिन अपना प्रोग्रेस कहां हुआ है एग्जाम के दृष्टिकोण में रखते हुए इसका कोई एनालिसिस, इसकी कोई पिक्चर माइंड में नहीं बनती और बिल्कुल एक दिशाहीन की तरह ये जर्नी चालू हो जाती है और यहीं पर कई सारे कैंडिडेट फंस जाते हैं। मतलब कैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स के कई सारे जो क्वेश्चन आते हैं उसका सीधा रेफरेंस हमें मिलता है यूपीएससी मेंस के सिलेबस में। और दूसरी महत्वपूर्ण ये बात है कि जो कई सारे कैंडिडेट्स प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं उसमें कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, इंटरव्यू बैठ चुके हैं और कई सारे कैंडिडेट्स ये भी है जिन्होंने मेंस के साथ साथ इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया है और कोई पोजीशन एक्वायर कर लिया, जैसे आईआरएस, आईएएस, आईपीएस। लेकिन जो आईपीएस बन गए उनको आईएएस बनना है, जो आईआरएस बन गए उनको शायद आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है। तो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट फिर से एग्जाम में बैठ रहे प्रीलिम्स में
और ये रियल कंपटीशन ही हम समझ नहीं पा रहे। जो नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जो एग्जाम में बैठ रहे हैं, वो समझ रहे कि जो मेरे क्लास में है, जो मेरे साथ जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, बिल्कुल वही मेरी कंपटीशन है। लेकिन वो कैंडिडेट जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो कैंडिडेट जो सिलेक्ट ही हो चुके हैं, उनका जो स्टडी का दायरा है, उनकी जो समझ है यूपीएससी सिलेबस को लेकर, वो बहुत डेवलप हो चुके हैं। वो उस चैलेंजेस को समझ पा रहे हैं। और इसलिए अगर कोई क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के बाहर भी आता है, जिसकी व्यापकता अधिक है, वो व्यापकता को समझ पा रहे हैं, उस क्वेश्चन को वो टैकल कर पा रहे हैं। और जब हम इस रेस में आते हैं नए कैंडिडेट्स, तो इनको हराना, ये जो पुराने खिलाड़ी है, ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने यूपीएससी सिलेबस को बिल्कुल पचा लिया, बिल्कुल हजम कर लिया है। ऐसे कैंडिडेट्स को हराना इनको मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स की रेस में जीतना है, तो सबसे पहले आपके जो अभ्यास है, जो आपका स्टडी है, उसकी व्यापकता को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, ये व्यापकता कहां तक बढ़ाएंगे? सीधी बात है, यूपीएससी मेंस को सिलेबस को लेकर। तो आपकी व्यापकता क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि स्टडी जो हो रही है वो बिल्कुल बुक ओरिएंटेड हो रही है। तो बुक ओरिएंटेड स्टडी को हटाकर आपके स्टडी का ओरिएंटेशन कहां पर लेके जाना पड़ेगा? सिलेबस ओरिएंटेशन। ये पहला पॉइंट है। क्या देखा हमने? पहला पॉइंट क्यों हो रहा है फेल? पहला पॉइंट बिल्कुल हमने देखा, बुक ओरिएंटेड सिलेबस, बुक ओरिएंटेड प्रिपरेशन। ये कारण है हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स को टैकल ना कर पाने की एक वजह में से एक, ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस टू सिलेबस एंड पीवाईक्यू। हमने पहले देखा कि हाँ भाई, बुक ओरिएंटेड प्रिपरेशन है। ये बुक ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो ही इसी वजह से है क्योंकि आपने सिलेबस को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। क्यों हो रहा है ये इग्नोर? क्योंकि बिल्कुल उसका पहला स्टेप जो वही है, बुक ओरिएंटेड प्रिपरेशन। हमने एक बुक खत्म कर ली, बुक खत्म कर रहे हैं, वही टास्क मान लिया, 1 पेज डेली, 50 पेज एक टास्क बना रहता है। और मैकेनिकली हमारे पास ये आते जाता है कि भाई हमें वो बुक खत्म करनी है, 50 पेज, 30 पेज, 60 पेज। तो जो भी हो रहा है वो बिल्कुल एकदम मैकेनिकली हो रहा है। ये समझ ही नहीं पा रहे कि भाई हमने जो पढ़ा है वो सिलेबस में कहां पे कनेक्ट हो रहा है। वो कनेक्शन ना डेवलप होने की वजह से, वो डॉट कनेक्ट नहीं करने की वजह से स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए जो माइंड मैप उसके माइंड के अंदर क्रिएट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल सिलेबस। आप सिलेबस का देखो, हाँ, प्रिपरेशन की पहली स्टेज ये है कि आपको सिलेबस रखना चाहिए, आपकी जबान पर होना चाहिए सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट। ऐसा क्यों? क्यों मतलब सिलेबस पूछ रहे एग्जाम में? सिलेबस पूछ रहे क्या एग्जाम में? नहीं। तो क्यों याद करना है सिलेबस? क्योंकि आप जब बुक पढ़ रहे हो, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तब आपको यह पता होना चाहिए जो मैं पढ़ रहा हूं वो कितना इंपॉर्टेंट है। वो GS1, GS2, GS3, GS4 किस टॉपिक के साथ कनेक्ट हो रहे। कोई एक आपने न्यूज पढ़ ली, हाल ही में एक हादसा हुआ, वो अहमदाबाद में एक एरोप्लेन क्रैश हो गया, आपने वो न्यूज पढ़ ली, आपको कनेक्ट कहां पर हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे या डिजास्टर मैनेजमेंट? कौन से जीएस के किस टॉपिक में, कौन से जीएस के किस टॉपिक के साथ ये न्यूज कनेक्ट हो रही है? ये जब तक आप ये कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाते, तब तक आपका जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। आप सिर्फ बुक कंप्लीट करने में लगे हो। तो क्या है? पहला, सिलेबस को रट लो। जब सिलेबस याद है, डेली फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ योर स्टडी एवरी सिंगल डे यू हैव टू रीड योर सिलेबस। ये देखा पहला, सिलेबस। दूसरा, पीवाईक्यू। बिना पीवाईक्यू देखे बुक रटे जा रहे हो, बिना पीवाईक्यू देखे, बिना सिलेबस देखे आप बुक पढ़ रहे हो, उसका आउटपुट 0 ही आना है। तो करना क्या है? सिलेबस और पीवाईक्यू, ये चीजें हमें देखनी है, इसको पकड़कर हमें चलना है। फिर तीसरा मुद्दा देखेंगे हम लोग कि तीसरा कारण क्या है।
पहला कारण देख लें भाई, ग्रुप ओरिएंटेड प्रिपरेशन चल रही है। दूसरा कारण है इग्नोरेंस टू सिलेबस एंड पीवाईक्यू। थर्ड कारण है रैंडमनेस। कई सारे स्टूडेंट मैंने देखे कि जो बिल्कुल रैंडमली स्टडी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं मैं जो कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं। मतलब आज पॉलिटी कर लिया, 2 दिन के बाद फिर से इकोनॉमिक्स उठा लिया, फिर आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया। एग्जाम में उसका वेटेज कितना है, उसे कंटिन्यू कब तक करना है, इसकी कोई आइडिया नहीं। सब्जेक्ट कवर करने का एक तरीका होता है, अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। हर एक सब्जेक्ट को उठाना है, उसे जड़ से बिल्कुल अलग कर देना है, खत्म करके, और फिर नए सब्जेक्ट की तरफ जाना है। प्रिपरेशन ऐसी हो रही है, आधा वीक पॉलिटी पढ़ लिया, आधा वीक इकोनॉमिक पढ़ लिया, फिर पता नहीं मन में आया यूट्यूब पे कुछ देख लिया, फिर वहां पर चल दिए, फिर करंट अफेयर्स कर रहे हैं। कोई शेड्यूल नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, और इसी कारण किसी एक सब्जेक्ट के लिए कोई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती दिमाग में। तो तीसरा कारण हमने देखा रैंडमनेस, और चौथा कारण यह है आइसोलेशन इन स्टडी। आइसोलेशन, बच्चे प्रिपेयर कर रहे, अपने आप में बैठे हैं डेस्क पर, बुक पढ़ रहे, उनको पता ही नहीं मैं जो कर रहा हूं आज के डेट में मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं, मैं कितने पानी में हूं, इसकी कोई कल्पना ही नहीं है उस कैंडिडेट को। मार्केट में क्या चल रहा है, बाकी कैंडिडेट देखो, एक बात समझनी पड़ेगी कि ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इट इज नॉट एन एकेडमिक एग्जाम। तो ये कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम के प्रिपरेशन में उसकी पढ़ाई करने के तरीके में एक फंडामेंटल फर्क है। एकेडमिक्स में अगर आप 35% भी लाते हो तो आप नेक्स्ट क्लास में जा सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक रेस है। अगर आप भले तेज भाग रहे हो, लेकिन अगर कोई दूसरा आपसे तेज भाग रहा है तो आपकी तेज भागने को कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो पहले यह बात समझनी पड़ेगी कि आप एक रेस में हो, और रेस में कितना तेज दौड़ना है आप तभी समझ पाओगे जब आप ये देखोगे कि मेरा बाजू वाला कितना दौड़ रहा है। तो आपका बाजू वाला भी कौन है? पूरे भारत में जो कैंडिडेट्स बैठे वो आपके सब क्या है? कॉम्पिटिटर्स है। तो आपके कॉम्पिटिटर्स को, प्रिपरेशन को, उसकी कंडीशन को, वो कितना परफॉर्मेंस कर पा रहा है, उसका रियल टाइम एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। ये रियल टाइम एनालिसिस जब तक नहीं होगा तब तक आप अपने आप को इंप्रूव ही नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो रियल टाइम एनालिसिस कैसे होगा सर? मैं यहां पर बैठा हूं, मुंबई में, पुणे में, नासिक में, दिल्ली में, कैसे होगा? पूरे भारत से कैंडिडेट बैठ रहे हैं। उसका सीधा आंसर है टेस्ट सीरीज। आप ऐसी टेस्ट सीरीज लगाओ, वहां उसमें देखो कि आपको कितने रैंकिंग्स आ रहे हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म से आपको देखते हैं कि जो टॉप लेवल के कैंडिडेट्स आ रहे हैं, सबसे टॉप मार्क्स कितना आ रहा है, आपके कितना स्कोर आ रहा है। ये जब तक आप रेगुलर बेसिस पर नहीं करते तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं आज इस वक्त में कहां पर खड़ा हूं। क्या मैं प्रीलिम्स या मेंस क्वालिफाई करने के हालत में हूं, या अभी भी मुझे कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए? आपको लग तो रहा है कि हाँ, मैंने एम लक्ष्मीकांत कवर कर दी, मैंने नितिन सिंह कवर कर दी, मैंने स्पेक्ट्रम कवर कर दी, मेरा 2 रीडिंग्स हो गया, मेरा 3 रीडिंग्स हो गया, लेकिन इसका आउटपुट क्या सीधा आप एग्जाम में देखोगे? प्रीलिम्स के दिन देखोगे एग्जाम हॉल में बैठकर? क्या उसे तब देखना चाहिए कि एग्जाम अभी कुछ दिन बाकी है, अभी आप देख लो, कुछ कमी रह गई है, उसे कवर कर लो। आप आइसोलेट होकर पढ़ाई कर रहे हो, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, और यही आइसोलेशन आपको एनालिसिस, रियल टाइम एनालिसिस से रुकता है। तो बाहर आओ, लाइब्रेरीज में जाओ, ग्रुप्स में बैठो और टेस्ट सीरीज दो, खुद का एनालिसिस करो, तब जाकर पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है। और 5वां कारण है शेड्यूल ना होना, कोई प्लानिंग ना हो, लैक ऑफ प्लानिंग। लैक ऑफ प्लानिंग एंड लैक ऑफ प्रॉपर नोट्स। प्लानिंग किसकी? मैं ये रैंडमनेस वाली प्लानिंग की बात ना कर रहा हूं, वहां पे तो शेड्यूल चाहिए। मैं ये यहां पे प्लानिंग कर रहा हूं कि आपको नोट्स बनाने की प्लानिंग, उसे कैसे नोट्स बनाना है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, और प्रॉपर नोट्स कैसे बनाना चाहिए, इसकी कोई
आइडिया ही नहीं है। ज्यादातर कैंडिडेट में, जितने कैंडिडेट्स को मिलता हूं उसमें से 90% कैंडिडेट्स जो नोट्स बना रहे या बना ही नहीं रहे, और जो बना रहे वो बिल्कुल गलत तरीके से बना रहे। तो नोट्स बनाने की सही रणनीति, सही स्ट्रेटजी, सही कला ही अवगत न होने के कारण जब प्रीलिम्स एग्जाम आ रही है उसके 1 महीने पहले से इनका हालत खराब हो जाती है। उनको पता नहीं चल रहा कि मैं अभी इस सब्जेक्ट का मतलब वो हिस्ट्री लू, पॉलिटी लू, इकोनॉमिक्स लू, क्या लू, क्या करना क्या है, इसका सही आकलन नहीं हो जाता। फिर कंफ्यूज होकर प्रिपरेशन ही रोक दी जाती। एंग्जाइटी, डर और डिप्रेशन एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ जाते वैसे हो जाती, और इसका कारण है लैक ऑफ नोट्स, और रादर आई वुड से लैक ऑफ प्रॉपर नोट्स। तो ये हमने अभी डिस्कस की कि क्या वजह हो सकती है कि प्रीलिम्स कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा टफ लग रही है। सबसे पहली वजह देखी, कोई हम लोग ने मेंस के सिलेबस को कवर नहीं किया। जब तक मेंस का सिलेबस प्रॉपर तरीके से कवर नहीं कर पाते तब तक आपका ये जो बुक ओरिएंटेड प्रिपरेशन है वो चलता रहता है और प्रीलिम्स को आप टैकल नहीं कर पाते। तो पहले सिलेबस को, पीवाईक्यू को टच करना है। दूसरी बात देखी हमने कि भाई रैंडमनेस है स्टडी में, आइसोलेशन में बैठकर स्टडी कर रहे हो, और लैक ऑफ प्लानिंग इन नोट्स, ये चीजें हमने देखी। आगे हम देखेंगे तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, इसे कैसे, इस प्रॉब्लम को, इस डिफिकल्टी को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, राइट। तो सबसे पहली बात कि चक्रव्यूह को भेदना सीखो। यूपीएससी एग्जाम अपने आप में क्या है, एक चक्रव्यूह है। इसलिए मैंने जो एग्जांपल दिया, एक श्लोक बताया शुरुआती में, वो भगवत गीता से लिया। उसका रेफरेंस यही है कि शुरुआत में कैंडिडेट जब प्रिपरेशन करते हैं तो बनते हैं अर्जुन, लेकिन धीरे धीरे उनका अभिमन्यु बन जाता है, क्योंकि वो एंटर तो कर जाते हैं यूपीएससी के चक्रव्यूह में, लेकिन वहां से बाहर निकलना, उसे भेदना इन्हें नहीं आता। तो भेदने का क्या है अस्त्र, वही है स्ट्रैटेजी टू क्रैक चक्रव्यूह। मतलब क्या है स्ट्रैटेजी इसकी? स्ट्रैटेजी ये है, आप जो स्टडी कर रहे हो, वो आपका जो स्टडी हो रहा है उसका कोई रिकॉल, कोई रिवीजन नहीं हो रहा है। तो द राइट स्ट्रैटेजी इज टू डेली रिवीजन, दैट इज वी कॉल्ड एज सिंहावलोकन। अगर आप कभी डिस्कवरी चैनल पे, नेशनल ज्योग्राफी पर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि शेर जब चलता है, जंगल का राजा, तो जब चलता है वो अगर कुछ 4 कदम आगे चल रहा है तो पीछे 2 कदम वो मुड़कर देखता है, और इसी कारण उसे पूरा ये नॉलेज होता है कि जंगल पर कहां पर उसकी टेरिटरी, कहां पर उसने मार की है, क्या हालात है जंगल के, कहां पर शिकार करना है, कहां पर शिकार ज्यादा आ सकते हैं, इसके पूरा नॉलेज उसे होता है। उसका कारण कि पूरा जंगल उसने माइंड में बिठा रखा है। हमारा सिलेबस हमारा जंगल है, और आपको राजा बनना है तो आपको पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा। स्टूडेंट बस आगे बढ़ने की मैकेनिकल दौड़ में है, आज मुझे 50 पेज खत्म करने, आज मुझे 60 पेज खत्म करने, लेकिन आप आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़ना भूल जाते हो। तो पीछे कैसे मुड़ेंगे? उसका सही तरीका यह है कि आप बुक पढ़ रहे हो, आज आपने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया, रात को सोते वक्त उसे याद कर लिया, आंख बंद कर उसे याद करना, जो पॉइंट नहीं याद आ रहे छोड़ दो उसे। सुबह जब आप बैठ रहे हो फिर से पढ़ाई करने के लिए, आप सेकंड चैप्टर जब शुरू कर रहे हो तो फिर से फर्स्ट चैप्टर याद करना, जो पॉइंट याद नहीं आ रहे वो लिख लेना देखकर। यहां पर बनने लगे आपके नोट्स, जो पॉइंट्स आपको नहीं याद आ रहे वही नोट्स आप लिख रहे हो, पूरी की पूरी किताब, तो आपके नोट्स में और उस टेक्स्ट बुक में क्या फर्क रह गया? वो उतनी ही बल्कि हो गई। अगर पे आपकी किताब 500 बुक की है और आप लिखे भी 500 पेजेस, तो मतलब क्या है नोट्स लिखना है? आपका उल्टा टाइम और आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई। तो आपको पेज पर वही लाना है जो आपको याद करने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, और जो आप लिख रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, उसे फिर से कनेक्ट करना है आपको पीवाईक्यू के साथ और बुक के साथ। इस तरीके से आप कर पाओगे अपने नोट्स प्रिपरेशन। और इस नोट्स को आपने बना लिया, फिर आप गए नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करने से, फॉर एग्जाम्पल अभी आप 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, शुरुआत कहां से करोगे? फर्स्ट चैप्टर से। फिर सेकंड चैप्टर याद करना है, सेकंड चैप्टर में जो पॉइंट नहीं याद आ रहे फिर से उसे लिख लेना है, सेकंड चैप्टर के नोट्स बने। ऐसे करते जब आप लास्ट चैप्टर तक आओगे तब तक आपको पूरी बुक आपके यहां पर हो,
होगी, क्योंकि आपने कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं है। अगर आप ऐसे कर दो, पहले चैप्टर सेकंड चैप्टर स्ट्रेट अगर जा रहे हो, तो जब तक आप 10-12वें चैप्टर पे आ गए तो आपके पहले 2-3 चैप्टर ऐसे दिमाग से उड़ जाते हैं, और दिमाग और किताब खत्म होते होते ही आधी किताब ही दिमाग से उड़ जाती है, और आपको लगता है कि मैंने बुक तो खत्म कर दी है, लेकिन उससे याद कुछ नहीं आ रहा है, उसका आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते। तो क्या करना है इसके लिए ये करना है कि भाई उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसे रिवाइज करते रहो, और उस पूरे सब्जेक्ट को ही खत्म कर दो। जिस दिन आपकी पूरी किताब खत्म होगी, पूरी किताब की यहां पर स्टोर होगी। सेम विद अदर सब्जेक्ट। और जब आप अदर सब्जेक्ट करते हो तो वीक में एक डे आपको उस नोट्स के लिए देना है जिसके आपने नोट्स बनाए थे। इस तरीके से आपको रिकॉल एंड रिवीजन इस स्ट्रैटेजी के साथ इस चक्रव्यूह को भेजना है। सेकंड, प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि कौन से सब्जेक्ट कब खत्म करना है। सबसे पहले टारगेट करना है मेंस के सिलेबस को, और उसमें से भी वो टॉपिक पहले कवर करना है जो प्री और मेंस में कॉमन है, और फिर उस टॉपिक को हाथ लगाएंगे जो मेंस से स्पेसिफिक, मेन स्पेसिफिक है। और जब प्रीलिम्स के लिए 6 महीने बाकी है, उस वक्त सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक पॉइंट्स कवर करना है। इसे पूरे टाइम के साथ रिलेट करके पूरे सिलेबस को, पूरे एग्जाम के पूरे सिलेबस को, पूरे मुद्दों को कवर करना है, और उसे कोरिलेट करना है हमारे प्रैक्टिस के साथ। आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी है टेस्ट सीरीज के साथ, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। आपके प्रीलिम्स की मेंस की प्रैक्टिस भी आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगी। मैं फिर से एक बार आपको दोहराना चाहता हूं कि बिना मेंस की प्रैक्टिस किए हुए, बिना मेंस के सिलेबस के कवर किए हुए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो सकती। और यही सबसे बड़ा चक्रव्यूह है। पहले मेंस को कवर करो। देखो ये कैसा, आप पहले शुरुआती दौर में आप बुक पढ़ रहे हो, 1 साल हो गया, फिर आप प्रीलिम्स देते हो, जैसे ही प्रीलिम्स दिया, रिजल्ट आता है, 1 महीना निराशा में चला जाता है, फिर अगली प्रीलिम्स आती है, उसके लिए फिर आपको कुछ महीने ही बचते, फिर से आप प्रीलिम्स के दौड़ में लग जाते हो। अभी आपके पास टाइम नहीं कि आप मेंस के लिए पूरा 1-1.5 साल दे पाओ, तो फिर आप प्रीलिम्स के ऊपर प्रीलिम्स देते जाते हो और रिजल्ट आता नहीं है। तो जब आप शुरुआत कर रहे हो तो शुरू से ही बिल्कुल पहले 1.5 साल बिल्कुल सुकून से, बिल्कुल आराम से मेंस के सिलेबस को कवर करना है। बुक ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं करना, बिल्कुल मेंस के सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट कवर करना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और फिर जंप करना है प्रीलिम्स के ऊपर। जब तक ये नहीं होता तब तक आप प्रीलिम्स के लिए कवर नहीं। और जिस दिन आप ये कर लोगे, आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप डेफिनेटली प्रीलिम्स क्रैक कर पाओगे। और तीसरा और लास्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। ये जो हार्डवर्क आप कर रहे हो, डेली पढ़ना, नोट्स बनाना, रिवीजन करना, पढ़ना, नोट्स बनाना, रिकॉल करना, रिवीजन करना, इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। जब तक ये नहीं हो पाता तब तक आप ट्रैक पर नहीं आते। तो अगर आप ये कर ले तो प्रीलिम्स क्रैक करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे और क्या प्रिपरेशन करने डिस्कस करें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।